नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है एमएसएन के हिसाब से, और यूपीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के जो पूरे के पूरे चांसेज है। तो क्या कुछ है रेस आपका यूरिनरी सिस्टम, इसके बारे में अपन पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम में अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में एक्सक्रीशन करने की यूनिट कौन सी होती है? तो किडनी की आप चाहे एक्सक्रीटरी यूनिट बोल दो, या फिर चाहे इसको जो है वो बेसिक यूनिट बोल दो, या फिर फंडामेंटल यूनिट बोल दो, या फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोल दो, या फिर इसको पैरेन्काइमा ऑफ यूरिनरी सिस्टम बोल दो। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो यूज होते हैं नेफ्रॉन के लिए। तो सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, कि एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ग्लोमेरुलस भी नेफ्रॉन का पार्ट है, हेनलेज लूप जो है वो भी नेफ्रॉन का पार्ट है। तो सही आंसर इसके अंदर जो है आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट कौन है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि फंक्शनल यूनिट जो है वो होती है आपकी नेफ्रॉन। तो सही आंसर इसका भी आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। यहाँ पे न्यूरॉन दे रखा है, ये आपके नर्वस सिस्टम की। नेफ्रॉन जो है वो अपने बॉडी में नर्वस सिस्टम की जो है वो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट। एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन का एक पार्ट है, और ग्लोमेरुलाई जो है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है। बात करें थर्ड वन क्वेश्चन की, तो मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, कि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा आइटम बचता है? तो वो जो है वो बचता है आपका यूरिया। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा आपका यूरिया होता है। आयोडीन खुद अपने आप में एक एलिमेंट है, कार्बोहाइड्रेट एक खुद जो है वो मेजर एलिमेंट है, और कार्बोहाइड्रेट जब भी बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलाइज होता है तो इसके थ्रू जो है वो CO2 एंड H2O इनका जो है वो बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। फैट से अगर अपन बात करें तो फैट का एंड प्रोडक्ट आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो देखने को अपने को मिलता है, या फिर फैटी एसिड के रूप में उसको अपन बोलते हैं। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो है वो आपका हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ किडनी टेक्स प्लेस इन, कि किडनी का जो है वो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? तो किडनी का डेवलपमेंट आपका होता है सैक्रल रीजन में। किडनी जो है मेसोडर्म से बनती है, और थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर जो किडनी का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, और सैक्रल रीजन के अंदर मेसोडर्म के थ्रू जो है इसका फॉर्मेशन होना चालू होता है। बात करें नेक्स्ट वन, किडनी इज सिचुएटेड इन, तो किडनी जो है वो आपकी सिचुएटेड होती है हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में। याद रखिएगा, किडनी इज ए एब्डोमिनल ऑर्गन। ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। इसके लिए जो है वो एक वर्ड यूज होता है रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की तरफ जो है वो किडनी अपनी सिचुएटेड रहती है। याद रखिएगा कि किडनी हमेशा एक एब्डोमिनल ऑर्गन है। कई सारे बच्चे जो सोचते हैं कि ये पेल्विक ऑर्गन है, तो पेल्विक ऑर्गन जो होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, और किडनी जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हमेशा होती है आपकी एब्डोमिनल। तो किस प्रकार से होती है किडनी, तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी किडनी है, दोनों किडनी से स्ट्रक्चर निकलती है, उसको अपन यूरेटर बोलते हैं, और यूरेटर आगे आकर के जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिथ्रा में ओपन होता है। तो ये जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, ये अपनी जो है वो किडनी है। किडनी से जो स्ट्रक्चर निकल रही है इनको अपन बोलते हैं यूरेटर। और ये जो हॉलो ऑर्गन है पी शेप का, इसको अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट वन हिस्सा जो होता है इसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रा। तो मेनली जो 4 हिस्सों से मिलकर के अपनी जो पूरी की पूरी किडनी जो है वो बनी होती है, या रीनल सिस्टम बना होता है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब देखिए होता क्या है कि जितना भी यूरिन जो है वो किडनी के अंदर बनेगा, ये यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू जो होता है जो है वो पहुंचेगा अपने यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो चलता है। अब इसके अंदर जो है वो आपकी किडनी वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये तो होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो हिस्सा है वो रहेगा आपका एब्डोमिनल में, जबकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपका एक पेल्विक ऑर्गन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो
आपका किस टाइप का ऑर्गन होता है, तो पेल्विक ऑर्गन होता है। इसी के पास में जो है वो फीमेल्स के अंदर यूट्रस होता है, फीमेल्स में होता है यूट्रस। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस हमेशा जो है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस अपना जो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो ये किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। तो उम्मीद है कि अब आपका क्लियर हो गया होगा कि किडनी कौन से रीजन में होती है और यूरिनरी ब्लैडर कौन से रीजन में होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय द, रीनल पिरामिड्स को सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉलम्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कहने को तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। तो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर इतनी कोई बड़ी जो चीज़ नहीं है, तो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। ये आपके सामने जो किडनी की स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, बात करें बेसिकली तो ये जो है वो आपकी किडनी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपने को जनरली किडनी देखने को मिलती है। अब अपन ने जो क्या किया है, किडनी का क्रॉस सेक्शन किया, इसको आगे से काट दिया। जैसे कि आपकी किडनी है तो इसका अपने क्रॉस सेक्शन किया, तो जैसे ही किडनी का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो अंदर जो है वो ये वाला हिस्सा अपने को देखने को मिलता है। अब देखिएगा किडनी होती क्या है और क्या कुछ किडनी की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिएगा इसके अंदर जो है वो एक तो आपको बाहर की तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को जो है वो अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये वाला जो है वो हिस्सा आपका कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स के बाद में जो अंदर का हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। अंदर का जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। तो 2 हिस्सों में किडनी को अपन बांटते हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। 2 जो है मेन बेसिक चीज़ें हो जाती है। बात करें कि अपन कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स जो है लगभग 80% हिस्से को ऑक्यूपाई करता है। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो लगभग 80% हिस्से को, और बीच का जो हिस्सा होता है मेडुलरी हिस्सा जिसको अपन बोलते हैं, ये हिस्सा जो होता है वो आपका लगभग करता है 20%। कॉर्टेक्स के अगर मेन अपन फंक्शन की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करता है, जबकि मेडुला जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करता है। तो अब किडनी के अपन मेडुलरी स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि कुछ एक चीज़ें अपने देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन आपको ये जो कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ये जो स्ट्रक्चर आपकी दिखाई दे रही है ये कहलाती है आपकी रीनल पिरामिड्स। काउंट में ये जो होती है वो होती है लगभग आपके 8 से 12, फिक्स नंबर इनका कोई भी काउंट नहीं होता है, लगभग 8 से 12 के अंदर जो है वो ये होती है, मिनिमम 8 जो है वो होती है। उसके बाद में अपन बात करें अब जो है वो रीनल पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स जो है वो आगे की तरफ जो है वो एक छोटी सी स्ट्रक्चर और होती है रीनल पिरामिड्स में, बहुत ही अपन देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं रीनल पेपिलाई। हर एक रीनल में जो आपका पिरामिड होता है उसके आगे जो है वो होती है आपकी रीनल पेपिलाई। ये रीनल पेपिलाई जो होती है वो रीनल पिरामिड को कनेक्ट करती है माइनर कैलिक्स से। रीनल पिरामिड को करेगी ये किससे, माइनर कैलिक्स से। अब माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो जितने रीनल पिरामिड्स होंगे उतने ही माइनर कैलिक्स होंगे। ये माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो आगे आकर के कंटिन्यू होते हैं मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स का जो नंबर होता है वो 3 से 4 होता है। अब मेजर कैलिक्स जो होते हैं वो और आगे जाकर के कंटिन्यू होते हैं, और ये कंटिन्यू होते हैं रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस आगे जाकर के जो है वो कंटिन्यू होता है यूरेटर में। तो ये इस प्रकार से जो है वो अपनी पूरी की पूरी किडनी की जो है वो स्ट्रक्चर अपने को जो है वो देखने को मिलती है। अपन बात करें तो देखिएगा ये वाला जो हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो फर्स्ट वन हिस्सा है, इस हिस्से को अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड। इस हिस्से को अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड। अब रीनल पिरामिड के आगे जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अपन जो है बोलते हैं पेपिला या पेपिलरी, पेपिलरी या फिर पेपिला। अब पेपिला जो होता है वो आगे जाकर के जो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर और कनेक्ट होगा, और इन छोटे छोटे हिस्से को अपन जो है वो बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये वाले जो हिस्से हैं वो आपके कहलाते हैं माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स जो है वो आगे जाकर के जो है वो कंटिन्यू हो जाते हैं मेजर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे इसमें मेजर कैलिक्स में।
अब मेजर कैलिक्स जो है वो आगे रीनल पेल्विक में, रीनल पेल्विक, और रीनल पेल्विक जो आगे जाकर के हो जाएगा आपके यूरेटर में। तो इस प्रकार से जो पूरे की पूरी आपकी किडनी की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई होती है। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी होगी किडनी की स्ट्रक्चर। अब यूरिन का जैसे फॉर्मेशन होता है तो वो किस प्रकार से होता है और वो कैसे आगे बढ़ता है उसके बारे में अपन जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि सबसे पहले जो है वो आपकी जो किडनी है वो किडनी ने जो है यूरिन का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले जो है वो किडनी थी, किडनी के अंदर जो थे आपके रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड जो है वो नंबर में अगर बात करें तो ये 8 से 12 नंबर में जाएंगे आपके 8 से 12। अब रीनल पिरामिड ने जो सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन किया और ये जो है वो आपका रीनल पिरामिड से होते हुए ये जो है वो आया रीनल पेपिलाई में, रीनल पेपिला या फिर पेपिलरी उसके अंदर आएगा। अब जितने रीनल पिरामिड होते हैं उतने जो है वो आपके होंगे रीनल पेपिलरी, और फिर रीनल पेपिलरी से जो है वो आगे यूरिन जो है वो जाएगा आपके माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स भी जितने रीनल पिरामिड होंगे उतने ही जो है वो अपने होंगे माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स जो होता है वो आगे जाकर के जो है वो कंटिन्यू होता है आपके मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मेजर कैलिक्स इज 3 to 4। मेजर कैलिक्स का जो है नंबर वो कितना है आपका 3 से 4 जो है वो मेजर कैलिक्स का आपका यहाँ पे नंबर रहेगा। और मेजर कैलिक्स जो है वो आगे जाता है और आगे जाकर के ये कंटिन्यू होता है रीनल पेल्विस में, ये आगे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा किसमें, रीनल पेल्विस में। अब रीनल पेल्विस याद रखिएगा कि हमेशा सिंगल होता है, ईच किडनी में सिंगल। अपन जो अभी ये सारी की सारी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो एक किडनी की बात कर रहे हैं। तो एक किडनी के अंदर हमेशा रीनल पेल्विक एक होता है और रीनल पेल्विक जो है वो आगे जाकर के यूरेटर्स के थ्रू जो है वो क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो है वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गई है कि किस प्रकार से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से जो यूरिन बनता है। अब देखिएगा ये वाली जो सारी स्ट्रक्चर है वो आपकी कहलाती है रीनल पिरामिड। ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड के बीच में जो देखिएगा अब जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रही है ये वाली स्ट्रक्चर जो कि बीच में प्रेजेंट है रीनल पिरामिड के, इन जो स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चर को जो है वो अपन बोलते हैं रीनल कॉलम। देखिएगा फिर से अपन देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ होता है। तो ये अपनी किडनी की बाहर की लेयर है। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी है रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड के बीच में ये जो अभी आपको दिखाई दे रही थी ये जो हाईलाइटेड स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम भी लगभग आपके जो है लगभग होते हैं 8 से 12 या 13, 8 से 13 तक इनका जो है नंबर होता है। तो रीनल पिरामिड को अलग करने वाली स्ट्रक्चर जो है वो अपनी कहलाती है रीनल कॉलम्स। क्लियर हो गया होगा अब आपका कि देखिएगा रीनल पिरामिड्स, रीनल कॉलम्स। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि अपना क्वेश्चन क्या था। और अपना जो है वो क्वेश्चन था यहाँ पे कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि रीनल पिरामिड्स को जो है वो सेपरेट करती है। तो रीनल पिरामिड को जो है सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर अपनी कौन सी थी, रीनल कॉलम। रीनल कॉर्टेक्स तो बाहर का हिस्सा था, किडनी के अंदर जो बाहर का हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा जो है कॉर्टेक्स था और बीच में जो थे आपके पिरामिड्स, और पिरामिड्स के बीच की जो स्ट्रक्चर थी उनको अपन ने बोला था रीनल कॉलम। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो जाएगा आपका रीनल कॉलम। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ लोब इन नॉर्मल किडनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक लोब के अंदर अपन किडनी को नहीं बांटते हैं। क्वेश्चन सिम्स टू बी रॉन्ग, कि थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि रॉन्ग हो। तो अगर अपन बात करें पिरामिड की तो पिरामिड के नंबर भी जो 8 से 12 होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो अपने को हाईएस्ट, अब जैसे लोब को अपन यहाँ पे जो है वो पिरामिड मानेंगे और पिरामिड का नंबर जो होता है लगभग 8 से 12 होता है। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे 7 है, इसीलिए जो बुक ने जो है वो PR यादव बुक ने इसका जो है सही आंसर 7 इसके अंदर माना है। बाकी क्वेश्चन जो है किसी प्रकार का ऐसा बेसिकली लोब के अंदर अपन किडनी को बांटते नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक्स प्लेस इन, कि यूरिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है।
अब देखिएगा यूरिक एसिड नाम आते ही अपने दिमाग में जो सीधा का सीधा किडनी नाम आ जाता है, लेकिन और यहीं पे अपन गलती कर लेते हैं। बात हो रही है सिंथेसिस की कि यूरिक एसिड का जो है वो सिंथेसिस कैसे होता है। तो सिंथेसिस यूरिक एसिड का जो है वो हमेशा आपका होता है लीवर में। लीवर के अंदर जो है वो हमेशा सिंथेसिस होगा आपके यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो डीएनए बेस्ड एक मटेरियल होता है प्यूरिन। प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है लीवर में और इसके थ्रू जो है वो बनता है अपना यूरिक एसिड। इसके थ्रू जो है वो बनता है उसको अपन बोलते हैं यूरिक एसिड। तो प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड और इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है आपके लीवर में। अब यूरिक एसिड वर्ड आ गया तो यूरिक एसिड से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है। जब भी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ता है तो क्लाइंट के अंदर जो है वो एक डिजीज़ देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं गाउट। गाउट जो होती है वो हमेशा होती है किसकी वजह से, इंक्रीज यूरिक एसिड। जब भी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा तब क्लाइंट के अंदर अपने को गाउट की डिजीज़ देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गाउट, कि गाउट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड हुआ है, बड़ा है, गाउट हुआ है, तो आलू पूड़ी बंटवा दो, आलू पूरी, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए आलू पूड़ी। एलोप्यूरिनॉल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, कितनी बार एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है एलोप्यूरिनॉल। तो आलू पूड़ी जो है वो आप याद रख सकते हो कि जब भी गॉट होगा क्लाइंट के अंदर तो अपने को एलोप्यूरिनॉल जो है वो ड्रग देनी है। इसी के साथ में जो एक डाइट मॉडिफिकेशन करना है कि प्यूरिन डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है। प्यूरिन डाइट को जो है अपन करेंगे रेस्ट्रिक्ट। जब भी क्लाइंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, गाउटिक आर्थराइटिस या गाउट की कंडीशन होगी, तो अपने को प्यूरिन बेस्ड जो भी डाइट होती है उनको रोकना है। बात करें प्यूरिन बेस्ड डाइट कौन कौन सी होती है, तो प्यूरिन बेस्ड डाइट के अंदर जो आपका आ सकता है एल्कोहल, एल्कोहल में प्यूरिन होता है। इसी के साथ में जो आ सकता है आपका बॉडी मास। बॉडी मास के अंदर जैसे कि नॉनवेज के अंदर अपन बात करें तो किडनी है, लीवर है, वो सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन जो कि फैटी एसिड होते हैं, तो इनका जो मास होता है उसके थ्रू जो भी है यूरिन अपनी बॉडी के अंदर जाता है। हाईएस्ट जो है वो लीवर के थ्रू जो है वो जाता है, यानी कि जो मीट होता है, मीट में लीवर अगर है तो उसके थ्रू प्यूरिन मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो स्वीट ब्रेड्स होती है, उनके अंदर भी जो प्यूरिन पाया जाता है। स्पिनच, पालक के अंदर जो है वो प्यूरिन पाया जाता है। तो ये कुछ एक जो डाइट होती है, अगर ये सारे के सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इन प्रोडक्ट को अपन प्यूरिन डाइट बोलते हैं या फिर एसिड एस डाइट। इसी के लिए वर्ड यूज़ होता है एसिड एस डाइट। तो जब भी क्लाइंट के अंदर यूरिक एसिड होता है तो प्यूरिन को या तो प्यूरिन फ्री डाइट अपने को रखनी है या प्यूरिन रेस्ट्रिक्ट डाइट रखनी है या फिर एसिड एस रेस्ट्रिक्ट डाइट अपने को पेशेंट को देनी है। गाउट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते रहते हैं। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन के पीसीटी के अंदर जो कंप्लीटली किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है आपका ग्लूकोज का। ग्लूकोज जितना भी जाता है वो पीसीटी के थ्रू पूरा का पूरा जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्या पीसीटी होता है, तो पीसीटी डीसीटी को जानने के लिए अपने को किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा और किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर होती है आपकी नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन की क्या कुछ स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में अपन जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यही आपका नेफ्रॉन है और एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ज़िंदगी भर जो है वो आपको याद रहेगा। सबसे पहले अपन बात करें कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट्स करें तो सबसे पहले देख रहे हैं कि अपन ये बैलून जैसी स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे दिख रही है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है बोमन्स कैप्सूल। तो फर्स्ट वन जो आपका पार्ट हो जाता है वो जाता है बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद में देखिएगा कि ये ट्यूब जैसी एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रही है आपको जो अभी हाईलाइट हुई है, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। तो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो होती है आपकी बोमन्स कैप्सूल, ये वाला। उसके बाद में सेकेंड वन जो हाईलाइट हुआ है वो हो गया आपका पीसीटी। उसके बाद में जो आपकी हो जाती है लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है ये अपनी जो है वो कहलाती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो 3 हिस्सों में बटी होती है, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग और एक होती है हेयर पिन। तो 3 हिस्सों के अंदर जो जनरली आपको ये दिखाई देती है, ये जो पूरी की पूरी लूप जैसा बन रहा है इसको अपन जो बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के कंटिन्यू होती है, या हाइलाइटेड पोर्शन जो हुआ है इसको अपन बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स।
अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आगे जाकर के कंटिन्यू हो जाते हैं आपके किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। तो ये जो है वो पूरी की पूरी होगी आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब देखिएगा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से जो है वो ये जो ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी की पूरी जो है वो चल रही है। तो देखिएगा ये जो इस प्रकार से पीसीटी के ऊपर पूरी की पूरी जो कवर अप रहती है, इसको अपन जो है वो बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो आपकी कहलाती है पेरीट्यूबुलर। देखिएगा पीसीटी को भी कवर अप कर रखा है और डीसीटी को भी इन्होंने कवर अप कर रखा है। तो पीसीटी और डीसीटी के ऊपर जो कैपिलरीज पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जबकि लूप ऑफ हेनला के ऊपर जो पाई जाती है इसको अपन, आप जी ये जाल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं वाजा रेक्टा। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कहलाती है वाजा रेक्टा। तो ये सारी की सारी होगी आपकी। और ये जो होगी वो होगी आपकी इंट्राल्यूबुलर आर्टरीज। इंट्राल्यूबुलर आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया और इंट्राल्यूबुलर वेन के थ्रू जो ब्लड वापस चला गया। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कहलाती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन किस प्रकार से, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर जो सबसे पहला जो है वो स्ट्रक्चर होती है आपकी बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो आगे जाकर के जो है वो कंटिन्यू होता है पीसीटी में। पीसीटी आगे जाकर के जो कंटिन्यू होती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के जो कंटिन्यू होता है अपना डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डीसीटी जो आगे जाकर के होती है सीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इस प्रकार से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी को जो है वो एक स्ट्रक्चर कवर करके रखती है। इसको अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको अपन बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और लूप ऑफ हेनले को जो कवर करके रखती है उसको अपन बोलते हैं वाजा रेक्टा। अब इनका क्या काम है और किस प्रकार से इनका जो है वो बॉडी में इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अपन जो है वो समझेंगे। तो आइए अपन जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो अपन देखा कि इंट्राल्यूबुलर वेन जो है वो आई और आकर के वो जो है वो आ गई आपके कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल के अंदर बीच में देखिएगा आपको जो है जालीनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही जो है वो आपका क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब ग्लोमेरुलस के थ्रू जो है वो जितना भी पार्टिकल्स होते हैं वो आगे आते हैं और आगे आकर के जो है वो पीसीटी के अंदर जो है वो कंटिन्यू होते हैं। और यहीं से जो आपकी होती है एक रेट और उसको अपन बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। सुना होगा आपने, सबने बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जनरली बात करें तो 125 ml पर मिनट। अगर हेल्थी पर्सन के अंदर अपन बात करेंगे कि नॉर्मल GFR कितनी होती है तो 125 ml पर मिनट, 7200 ml पर आवर। ठीक है, जब वो 120 से 125 ml पर मिनट तो इसकी जो है वो रेट रहती है। और 7200 ml पर घंटे और 180 लीटर पर डे। 24 घंटे में जो GFR आपकी जो कितनी हो जाती है, 180 लीटर पर डे। तो ये जो है वो GFR अपनी कहलाती है। और ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ से जो है वो इन ट्यूब्यूल से बोमेंस कैप्सूल में आता है। अब हर मिनट जो है वो 120 ml के आसपास में जो है यूरिन आ रहा है। तो 120 ml तो अगर हर मिनट बाहर गया तो ब्लैडर जो है वो 5 मिनट के अंदर ही फुल हो जाएगा और ब्लैडर को अपने को जो बहुत ही रैपिडली एम्प्टी करना पड़ेगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस भी जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए जो है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है रीअब्जॉर्प्शन का सिस्टम। और रीअब्जॉर्प्शन ही जो है वो नेफ्रॉन का मेन काम होता है। तो बात करेंगे फर्स्ट वन अपन पीसीटी की। तो पीसीटी एक ऑर्गन है और पीसीटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर जो है वो अपने को बॉडी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को मिलता है पीसीटी में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन आ रखे हैं खूब बार कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पीसीटी के अंदर जो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के अंदर भी अगर अपन बात करें तो 100% ग्लूकोज
अगर ग्लूकोज के कोई भी पार्टिकल आए तो 100% है वो पीसीटी के थ्रू जो है वो वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे 100% अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन। हालांकि जनरली कभी भी जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू प्रोटीन का जो है वो सिक्रेशन नहीं होता है। 120 ml के अंदर जनरली प्रोटीन अपने को देखने को नहीं मिलता है। ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन कभी भी जो है वो फिल्टर के लिए नहीं आती है, लेकिन अगर आ भी जाए तो 100% जो है वो प्रोटीन का जो है वो यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो पीसीटी के अंदर जो है वो आपका 100% ग्लूकोज का, 100% प्रोटीन का, 85% के आसपास में सोडियम का, क्लोराइड, पोटेशियम, तो इन कुछ आयन का भी जो है लगभग 85% के आसपास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लगभग 80% के आसपास में वाटर का भी, 85% के आसपास में वाटर का भी जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके किसके थ्रू हो जाता है, पीसीटी के थ्रू। तो पीसीटी जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है बॉमन्स कैप्सूल के बाद में, हालांकि फर्स्ट पार्ट अपन बॉमन्स कैप्सूल को बोलते हैं। तो पीसीटी जो आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट, और इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 100% ग्लूकोज का, 100% प्रोटीन का, 85% सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम आयंस का, और 80% ही लगभग वाटर का। यानी कि जितना भी आएगा उसका 80% हिस्सा है वो पीसीटी के थ्रू जो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो रीअब्जॉर्ब होगा तो इसके चारों तरफ जो पेरिट्यूबुलर आर्टरी या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी चलती है, इसके थ्रू जो है वो वापस चला जाएगा। उसके बाद में जो आपका आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो मेनली जो भी आपकी ड्रग्स वगैरह या जो भी ड्रग्स देते हैं अपन, कोई भी केमिकल कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उन सब का जो है वो एब्जॉर्प्शन, बाकी बचा कुचा हुआ जो है वो पार्ट का जितना भी होगा उसके जो है वो, जैसे कि बचा हुआ 20% वाटर वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट, वो सारे के सारे डीसीटी के थ्रू जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और फिर जो है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, वाटर के अमाउंट को उसके अंदर डिसाइड करने के लिए लास्ट पार्ट अपना कलेक्टिंग डक्ट। तो इस प्रकार से जो आपके पूरे के पूरे नेफ्रॉन की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। तो बात कर रहे थे अपन कि 100% कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कौन सी चीज़ होती है, तो 100% जो है वो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, ग्लूकोज का। अब अगर आप यहाँ पे आपका जो है एक आंसर और आ जाता प्रोटीन, कि ग्लूकोज भी है और प्रोटीन भी है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो आपको लगभग जो है वो प्रोटीन को जो है वो आप सही कर सकते थे कि प्रोटीन का भी 100% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन आपके किडनी के अंदर वापस से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इट्स कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, कि रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू जो है वो कौन सी चीज़ को कम्प्लीटली जो है वो किया जाता है, तो क्रिएटिनिन भी एक्सक्रीट होता है, पोटेशियम भी एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट होता है, ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो फिल्टर नहीं होती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में अभी अपन ने बात की थी कि कौन सी चीज़ नहीं होती है कभी भी, प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, इनकी जो है वो पार्ट साइज जो है वो बड़ी होती है, और ये जनरली जो है वो कभी भी जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं आती है, कि फिल्टर आउट नहीं होती है ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, कि ब्लड से जो सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है नेफ्रॉन के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन, ए थिन स्मॉल लेयर और फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी, कि किडनी को जो है वो एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरअप करती है, उसको अपन जो क्या बोलते हैं, तो ये थिन फाइब्रस कवरिंग आपकी जो कहलाती है कैप्सूल। वर्ड अपन इसके लिए यूज में लेते हैं कैप्सूल, कि रीनल कैप्सूल। अब देखिएगा रीनल कैप्सूल क्या होता है, तो देखिएगा अगर किडनी की अपन कवरिंग की बात करें तो किडनी किस प्रकार से, मान लीजिए ये आपकी किडनी है, तो किडनी के बाहर जो है वो 3 लेयर जो होती है, मान लीजिए फर्स्ट वन लेयर है, ये आपकी जो है वो सेकेंड वन लेयर है, और ये आपकी जो है वो थर्ड वन लेयर है। तो सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको अपन बोलते हैं रीनल फेसिया, सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो आपकी कहलाती है रीनल फेसिया। उसके बाद में सेकंड वन आती है, उसको बोलते हैं अपन रीनल एडिपोज टिश्यू, रीनल एडिपोज टिश्यू। और थर्ड वन जो होती है अंदर की सबसे, वो जो होती है वो होती है आपकी रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल।
तो 3 हिस्सों के अंदर जो है वो आपका रीनल सिस्टम कवर अप होता है। सबसे बाहर जो होती है वो होती है आपकी रीनल फेसिया, सेकंड वन होती है रीनल एडिपोज, और थर्ड वन जो होती है वो आपकी होती है रीनल कैप्सूल। उसके बाद में बीच में जो अंदर की तरफ जो भरा होता है आपका रीनल कॉर्टेक्स, ये वाला जो अंदर का जो हिस्सा होगा इसको अपन जो है वो बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो जो चीज़ भरी हुई होती है इस चीज़ को अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। ये जो चीज़ है वो अपनी कहलाएगी रीनल मेडुला। तो इस प्रकार से जो अपनी पूरी की पूरी किडनी की जो है वो कवर अप रहती है। और मेडुला के अंदर भी जो है वो आपके अभी अपन ने जो डिस्कस किए थे रीनल पिरामिड होते हैं, पिरामिड जो होते हैं वो आगे आकर के माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर में आकर के जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गई किडनी की। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन वापस से। क्वेश्चन था आपका कि स्मूथ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी, तो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? रीनल कैप्सूल। अब इसके अंदर जो आपका रीनल फेसिया और एडिपोज टिश्यू भी ऑप्शन में हो सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट। देखिएगा कई जगह पे बहुत सारी क्लासेज में आप देखेंगे ये रेंज लिखी हुई मिलेगी आपको कि 1200 से 1500, 1500 से 1600, नहीं, एग्जैक्ट यूरिन की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 1500 ml पर डे। 24 घंटे के अंदर आपका जो यूरिन नॉर्मली आउटपुट होता है वो होता है हमेशा 1500 ml पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट। देखिएगा वर्ड मिला आपको एक्सेप्ट कि इनके अलावा किडनी का कौन सा फंक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस एंड मेंटेनिंग ऑफ एसिड बैलेंस। तो याद रखिएगा किडनी जो है वो वाटर बैलेंस करती है, अभी अपन ने बात किया था रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। सेकंड वन किडनी जो एसिड बेस बैलेंस को H+ आयन को कंसंट्रेट करके एसिड बेस बैलेंस का काम भी करती है। जब भी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर किडनी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन आपका कहलाता है इरिथ्रोपोइटिन, और ये जो है वो जाकर के स्टेम सेल को एक्टिवेट करता है और न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए काम करवाता है। बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो आपके लीवर में हो जाता है। तो ये तीन जो A, B और C तीनों जो है वो आपके फंक्शन है किडनी के। तो अपना आप ही जो कौन सा फंक्शन नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय किडनी बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और कुछ एक लोग जो इसमें फर्स्ट वन ऑप्शन में उलझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा। अब देखिएगा कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एसिड बेस बैलेंस, कि एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है किडनी बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन, की हाइड्रोजन आयन को और इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी से बाहर निकालती है और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। तो एसिड बेस बैलेंस जब मेंटेन होगा तो मेंटेन क्या होगी आपकी? पीएच। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड प्लाज्मा की जो पीएच है 7.35 टू 7.45, उसको मेंटेन करने का काम जो है वो आपका एसिड बेस बैलेंस के थ्रू होगा। फ्लूइड रेगुलेशन बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन बाय, फ्लूइड बैलेंस को कौन करता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किडनी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी फ्लूइड को कौन मेंटेन करता है? तो किडनी मेंटेन करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेनिन कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन विच कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन इन किडनी देयर बाय, कि रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन के सिक्रेशन को सिंथेसिस करवाता है जिससे कि वेजो कंस्ट्रक्शन होता है किडनी में, और वो क्या कॉज करता है? आइएगा बहुत ही अच्छी है। तो इसकी जो है एक पूरी जो है मैकेनिज्म चलती है, और मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। याद रखिएगा बहुत ही प्यारी मैकेनिज्म है, एक बार अपन इसको याद कर लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। अब देखिएगा जब भी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड की कमी होती है, डिक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, तो जैसे फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होगी तो बॉडी का जो डिक्रीज क्या होगा? ब्लड प्रेशर, डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो मिलता है सिग्नल किसको? किडनी को। किडनी के अंदर जो है वो एक जंक्शन होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस
जंक्शन, जक्स्टाग्लोमेरुलस जंक्शन। ये जक्स्टाग्लोमेरुलस जंक्शन जो है वो रिलीज करता है रेनिन को, रिलीज रेनिन। अब जो रिलीज होगा रेनिन, अब रिलीज होगा रेनिन, तो रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन एक काम करता है कि रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये काम किसका होगा, रेनिन का। और रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जो है वो कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड में जैसे ही आएगा, फर्स्ट आएगा, तो बॉडी के अंदर जो है वो लंग्स काम करेंगे। काम कौन करेगा, लंग्स। और लंग्स के थ्रू जो है वो एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको अपन बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कनेक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब बीपी को रेगुलेट करने का जो काम है वो आपका किसका रहेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का। काम ये किसका रहेगा, मेनली एंजियोटेंसिन फर्स्ट का। देखिएगा एक बार फिर से समझ लेते हैं हुआ क्या है। बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हुई, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ, किडनी के पास में मैसेज आया, किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलस जंक्शन था, उसने जो है वो रिलीज क्या करवाया, रेनिन। तो जैसे ही रेनिन रिलीज हुआ तो रेनिन ने जो एंजियोटेंसिन को जो है वो कन्वर्ट किया किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड में आता है तो यहाँ पे जो लंग्स के थ्रू जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसको अपन बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन आकर के काम करता है किसके ऊपर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे, और ये जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड, जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड आएगा तो अब एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा क्या, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, एक तो PCT के थ्रू जो है वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। PCT के थ्रू क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इसी के साथ में जो है वो आयंस के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा। आयंस में जो है आपका रहेगा सोडियम, आयंस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। कौन कौन सा आयंस का, तो सोडियम का और क्लोराइड का, और साथ ही साथ में जो है वो वाटर का। देखिएगा एंजियोटेंसिन सेकंड ने PCT को बोला कि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाया गया, और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाया किसका गया, सोडियम का, क्लोराइड का और वाटर का। तो वाटर इम्बैलेंस भी होगा, वाटर बैलेंस भी होगा, और साथ ही साथ में सोडियम और क्लोराइड आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो आकर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का जो है वो काम करेंगे। तो PCT के ऊपर काम किया, और इस प्रकार से जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ जाता है वापस से ब्लड प्रेशर। इसी के साथ में जो वो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के एंजाइम को भी रिलीज करवाया जाता है, जिससे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जैसे इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का जो है वो काम जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन था कि रेनिन जो है वो क्या काम करता है, तो कॉजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन, कॉजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मिनरल्स एंड अफेक्ट मेलेटोनिन सिंथेसिस। तो देखिएगा ये सबसे पहला जो काम है वो क्या करेगा, आकर के जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रिटेंशन को जो है वो बढ़ा देगा। तो ये काम है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें कि और क्या काम हो सकता है, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो वेजोप्रेसिन की तरह काम करता है। वेजोप्रेसिन, ठीक है, वेसल्स को कंप्रेस करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो GFR जो है वो अपने आप जो है क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो GFR कम होगी तो जितना नेफ्रॉन के अंदर जा रहा था PCT DCT वुमेन्स कैप्सूल में, उसका अमाउंट भी जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको जो देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एज ए वेजोप्रेसिन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बात करें तो व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, कि किसी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है तो क्या होता है, तो अभी अपन डिस्कस किया है कि किसका रिलीज होगा, रेनिन का। नेक्स्ट वन, द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कि कहाँ से निकलता है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। अभी अपने बात किया था
कि जंक्शन होता है जक्स्टाग्लोमेरुलस, वहाँ से जो आपके रेनिन का सिंथेसिस जो होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज़ बाय द एक्शन ऑफ, कि बॉडी के अंदर जो है वो वाटर और सोडियम का जो है वो बैलेंस किस प्रकार से जो है मेंटेन होता है या रेगुलेट होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, थर्स्ट मैकेनिज्म एंड ऑल ऑफ अबो। देखिए एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच या फिर वेजोप्रेसिन आता है जो कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। थर्स्ट मैकेनिज्म, जब भी बॉडी में कमी होती है पानी की तो अपन प्यास लगती है। एल्डोस्टेरोन भी जो है वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। तो ऑल ऑफ दी अबो जो है वो सही इसका आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज GFR? अभी अपन ने बात की थी कि GFR की बात करें तो 120 ml पर मिनट, कि 120 से 125 ml पर मिनट होती है। 7200 ml पर आवर, हर घंटे जो 7200 ml, और 180 लीटर पर डे। याद रखिएगा ऑप्शन में 180 लीटर पर डे, यानी कि 180 लीटर पर डे जो पूरे 24 घंटे की अपने को पूछ ली गई है। तो सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है तो आपका एग्जाम के अंदर जो है वो टाइम बच जाएगा। लगभग 120 से 125 ml पर मिनट जो है वो आपकी GFR होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट इन रीनल कैप्सूल, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट इन रेनल कैप्सूल पर मिनट, कि पर मिनट के अंदर जो है वो रेनल कैप्सूल के अंदर जो ब्लड फिल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो GFR। नेक्स्ट हम बात करें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, देखिएगा मिक्चुरेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन को पास आउट करने की जो है वो प्रोसेस होती है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको याद रखना है सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस S2 to S4 और S4 to S6, तो सैक्रल सेगमेंट होते हैं, इनके थ्रू जो है मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, कि कौन सी प्रोसेस है जिसके लिए अंदर जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार के जो है वो आपको मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो बात करें मैच्योरेशन, प्रोस्टेट, ग्लोमेरुलस एंड किडनी। तो मैच्योरेशन की प्रोसेस आपको याद रखना है। मैच्योरेशन के अंदर अपन बात करेंगे तो यूरिथ्रा के थ्रू जो है मैच्योरेशन परफॉर्म करवाया जाता है। और यूरिथ्रा के अंदर जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो प्रकार के जो है वो वहाँ पे स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलंटरी होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मैच्योरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन, की यूरिन में क्या नहीं होता है। ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन, ओनली रेड ब्लड सेल्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो जनरली जो है वो हेल्थी पर्सन के यूरिन में कभी भी आपको ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर रेड ब्लड सेल्स देखने को नहीं मिलेगी। बात करें कि यूरिन की क्या कंपोजिशन होता है, कि यूरिन में क्या क्या होता है, तो यूरिन में 96% जो होता है वो होता है आपका वाटर, 96% जो है वो वाटर होता है। 2% जो होता है वो होता है प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट यूरिया, और बाकी जो 2% बचे हैं इसके अंदर आपका यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, आयंस, सारी की सारी चीज़ें होती है। तो मेजर कंपोनेंट के अंदर तो जो है वाटर जो आपका हो जाएगा, और अगर वाटर नहीं हो ऑप्शन के अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी तो आपका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, यूरिया। क्योंकि बाकी जो 4% बचे उसमें जो अकेले 2% जो आपका क्या होता है, यूरिया। तो इसको आप जो अच्छे से याद रखना है कि यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.1012 to 1.030 तक होती है। इसके अंदर सही आंसर जो माना गया आपका 1.025। अगर यहाँ पे ऑप्शन 30 होता तो वो भी आपका जो है वो सही हो सकता था। तो ये पूरा का पूरा था किडनी की एनाफीजियो के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्लैडर के बारे में। ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज 1, कि बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है वो नंबर के अंदर जो है वो 1 है। सिंगल नंबर क्या है, तो सिंगल नंबर जो है वो लंग्स 2 होते हैं, ओवेरी 2 होती है, किडनी 2 होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 1 होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज ए, तो अभी अपने बात की थी स्टार्टिंग अंदर, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। टोटल कैपेसिटी, तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी जो होती है आपकी 1.5 लीटर होती है। रिजर्वायर ऑफ यूरिन, की कहाँ पे यूरिन रिजर्व रहता है, तो ब्लैडर के अंदर यूरिन रिजर्व रहता है। द irresistible urge to void urine occurs when bladder volume increase to, कि भैया अब जो है वो रुक नहीं सकते, यूरिन करना ही करना है। तो ऐसी अर्ज कब आएगी, तो 600 ml जब यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा तब आएगी। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्लैडर बाय, कि यूरिन कैसे आता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूरेटर्स का, यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब यूरिन जो है वो नीचे की तरफ ड्रेन आउट होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइंस इन यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिथ्रियल
एपिथेलियम जनरली पाई जाती है, जो कि एक टाइप है किसका, ट्रांजिशनल का, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैलकुलाई। टाइम पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर स्टोन से रिलेटेड बनता है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो अगर पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस। क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है यूरिनरी ब्लैडर, कोलिलिथियासिस, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिलिथियासिस। किडनी लिथियासिस एंड स्टोन लिथियासिस ऐसी कोई अलग से टर्मिनोलॉजी नहीं है। एन इंपॉर्टेंट कंडीशन कॉजिंग रीनल कैलकुलाई, की कौन सी कंडीशन है जो कि रीनल कैलकुलाई करेगी, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल ट्यूमर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर टेंशन। तो देखिएगा जनरली जो आपका स्टोन बनता है उसका पार्ट जो होता है वो होता है हमेशा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोन के अंदर पाया जाता है। तो पैराथायरॉयड का काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना, और जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है तो पेशेंट के अंदर भी हाइपर कैल्सीमिया की जो कंडीशन डेवलप होगी, और हाइपर कैल्सीमिया जब भी होगा तो पेशेंट के अंदर जो है वो कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होगा, और वो धीरे धीरे जमेंगे और स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म जो है सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी, किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, सेकंड वन कैल्शियम फॉस्फेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जनरली जो है वो दो प्रकार के जो पाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करें द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर्स इन नेप्रोलिथियासिस, कि नेप्रोलिथियासिस के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोन, तो सबसे ज़्यादा स्टोन जो होते हैं वो आपके कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। यूरिक एसिड के भी स्टोन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं बॉडी के अंदर वो कैल्शियम स्टोन अपने को देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैलकुलाई, कि रेनल कैलकुलाई कब हो सकता है, तो देखिएगा पेनक्रेटाइटिस, फ्रैक्चर्ड फीमर, डिस्क डिजीज एंड गॉट। अपने डिस्कस किया था कि इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, जब भी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो गॉट होगा, और गॉट की वजह से जो है वो रीनल कैलकुलाई जो है वो कॉज हो सकता है। और लेकिन ये जो कैलकुलाई बनेगा वो जो आपका यूरिक एसिड का कैलकुलाई होगा। नेक्स्ट हम बात करें व्हेन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टेक्निक फॉर ए क्लाइंट विथ यूरिक एसिड कैलकुलाई, की है कि यूरिक एसिड कैलकुलाई के पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, द नर्स शुड इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड विच डाइट, कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो कौन सी डाइट नहीं देनी है। तो अभी अपन ने गाउट की डिजीज़ को डिस्कस किया था, और उसके अंदर अपन ने बोला था कि हाई प्यूरिन डाइट आपको जो है वो क्या करनी है, अवॉइड करनी है। मरीज को हमेशा बोलना है कि आपको जो है हाई प्यूरिन डाइट जो है वो नहीं लेनी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ गाउट, कि क्लाइंट के अंदर जो हिस्ट्री है किसकी, गाउट की, इज आल्सो डायग्नोस्ड विद यूरोलिथियासिस, गाउट भी है और साथ में क्या है, यूरिन के अंदर जो है वो स्टोन है। द स्टोन आर यूरिक एसिड टाइप, स्टोन जो है यूरिक एसिड से बने। नर्स गिव्स द क्लाइंट इंस्ट्रक्टिव फूड टू लिमिट विच इंक्लूड, तो अभी अपने बात की थी बॉडी मास के अंदर जो लीवर होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्यूरिन पाया जाता है। तो क्लाइंट को अपन जो है वो लीवर से रिलेटेड जो चीज़ें, लीवर है, स्पिनच है, पेनक्रियाज है, स्वीट ब्रेड्स है, ये सारी की सारी जो चीज़ें, मशरूम वगैरह खाने से अपन रोकेंगे, ये सब आपकी प्यूरिन डाइट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन, इन ए पेशेंट विथ मल्टीपल स्मॉल रेनल कैलकुलाई, मल्टीपल छोटे छोटे जो है वो रेनल कैलकुलाई है। नर्स विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, नर्स किसके लिए इंस्ट्रक्ट करेगी, टू स्ट्रेन ऑल यूरिन, टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड एम्बुलेट, टू रिमेन ऑन बेड, आस्क फॉर मेडिकेशन टू रिलैक्स। तो देखिएगा स्मॉल रेनल कैलकुलाई जो होता है वो यूरिन के प्रेशर के थ्रू, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू भी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो पेशेंट को बोलेंगे कि खूब सारा जो है पानी पीना है, और साथ ही साथ में आपको जो है क्या करना है, एमुलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज़ नॉट यूज्ड इन लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। तो पहले तो बात करें कि लिथोट्रिप्सी होता क्या है, तो एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन जो स्टोन होता है उसको क्रश करते हैं। बाहरी टॉपिकली अपन अल्ट्रासाउंड को अटैच करते हैं, और जहाँ पे जो है वो स्टोन होता है उस स्टोन को अपन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर उनका जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो विच इज़ नॉट यूज्ड इन लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। तो लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर जो है वो यूरोलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी एंड लिथोटॉमी। तो देखिएगा यूरोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी और नेफ्रोलिथोटॉमी तीनों के अंदर जो अपन लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन लिथोटॉमी प्रोसीजर के अंदर जो है वो अपन क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंसिजन लगाते हैं, और जो स्टोन होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लिथोटॉमी खाली जो प्रोसीजर होता है इसके अंदर जो स्टोन को जो क्रश अपन नहीं करते हैं, यूरोन को स्टोन को जो आपको क्रश इसके अंदर नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन, विच प्रोसीजर इज यूज टू एलिमिनेट कैलकुलाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट से कैलकुलाई को बाहर निकालना। तभी अपन ने बात की थी लिथोट्रिप्सी। नोट सेट 2021 के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है कि लिथोट्रिप्सी क्या है, तो रीनल कैलकुलाई को
रिमूव करने की जो प्रोसीजर है वो आपकी लिथोट्रिप्सी कहलाती है। सिस्टोलिथोटॉमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम सिस्टो। सिस्ट वर्ड जो है वो हमेशा यूज होता है आपके ब्लैडर के लिए। सिस्ट वर्ड जो यूज होता है किसके लिए? ब्लैडर के लिए। क्वेश्चन आ रखा है नोट सेट 2023 में, क्वेश्चन था सिस्टाइटिस किसका इन्फेक्शन? तो सिस्टाइटिस जो इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिएगा गॉल ब्लैडर भी लिखा है, गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है। आपका जो सही आंसर क्या होगा? ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उससे अगर अपन स्टोन को रिमूव करते हैं तो वो आपका जो है सिस्टोलिथोटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, नेफ्रोसिस जो वर्ड है वो न्यूरॉन, यानी कि किडनी के अंदर या न्यूरॉन के अंदर वाटर जो है वो एक्सेसिव हो जाए उसको अपन जो है वो बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो वाटर एक्सेस होगा तो किडनी जो है डायलेट होगी, तो डायलेशन ऑफ किडनी अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई है एडमिटेड टू मेडिकल यूनिट में हुआ। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? कि नर्स जो है वो क्या देखेगी? तो नर्स जो है वो जब भी रीनल कैलकुलाई होता है तो पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीवियर और एक्यूट पेन होता है, तो पेन के लिए नर्स को जो है वो ऑब्जर्व करना है कि पेन की लोकेशन इंटेंसिटी कितनी है और उसके रिगार्डिंग जो इंटरवेंशन नर्स को करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर ए रीनल कैलकुलस द नर्स शुड एंटिसिपेट। कि ट्रीटमेंट चल रहा है रीनल कैलकुलाई के लिए, तो जैसे ट्रीटमेंट चलेगा तो हो सकता है कि जो कैलकुलाई वो टूट करके यूरिन के थ्रू छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बाहर आए, तो यूरिन की स्ट्रेनिंग को अपने को जो चेक करना है कि यूरिन जो है वो स्ट्रेन हुआ है या नहीं। अब अगर छोटे छोटे टुकड़े आएंगे तो वो स्ट्रेन उसके यूरिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कि फर्स्ट को सेकंड लिस्ट के साथ में आपको जो है वो कंबाइन करना है। तो देखिएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, फर्स्ट वन जो है वो अपना क्या लिखा है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। सेकंड में लिखा है ट्रीटमेंट फॉर रीनल स्टोन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड वन टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन। अब देखिएगा होता क्या है। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो क्या करना है, जो सबसे इजी आपको लगे उसको आपको जो है वो क्या कर लेना है? सही कर लेना है। देखिएगा फर्स्ट वन अपन ने जो है वो अभी बात की थी किसके बारे में? ट्रीटमेंट ऑफ रीनल स्टोन। कि जब भी रीनल स्टोन होता है तो अपन कौन सा ट्रीटमेंट करवाते हैं? तो रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट होता है आपका लेजर लिथोट्रिप्सी। सेकेंड वन बात करते हैं अपन वन टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन। तो यूरिनरी डाइवर्जन को अपन बोलते हैं इलियल कंडक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो किडनी के अंदर वाटर भर जाएगा, और वाटर भर जाएगा तो किडनी फूल जाएगी, डायलेट होगी, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी अपन यूज़ में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। तो देखिएगा इसमें जो फर्स्ट का जो है वो आपने आंसर दिया है, फर्स्ट का दिया है आपने 3, फर्स्ट का आंसर है 3, सेकंड का जो आंसर है वो आपने दिया है फर्स्ट, थर्ड का आंसर आपने दिया है फोर्थ, और फोर्थ का आंसर दिया आपने सेकंड। 3 1 4 2, तो मिला लीजिए यहाँ पे आपका 3 1 4 2। तो ये जो आपका सही आंसर हो गया। तो ये था आपके पहले 50 क्वेश्चन। अगले 3 दिनों के अंदर जो अपन पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम को क्लियर कर लेंगे, और आगे से आपका कोई भी रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास को देखा है, और आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस में अपलोड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।